अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तहा गाडिद है। मैं रज़ाक एसोसिएट से हूँ। रज़ाक एसोसिएट्स एक इंजीनियरिंग एंड फैब्रिकेशन कंपनी है। हम लोग इस बिज़नेस में 25 ईयर से हैं और मैं इस बिज़नेस में थर्ड जनरेशन हूँ। मेरे ग्रैंडफ़ादर ने बिज़नेस स्टार्ट किया था और हमारा जो मेन बिज़नेस है वो बॉयलर मैन्युफैक्चरिंग का है। इसके अलावा हमने रिसेंटली अभी अपनी ट्रेडिंग का भी बिज़नेस शुरू किया है, जिसमें हमारे पास कुछ कंपनीज़ की एजेंसीज़ हैं, जिसमें यूके की कंपनीज़ हैं और टर्की एज़ वेल एज़ चाइना की भी कुछ कंपनीज़ हैं। नाज़रीन, तफ़सीलात में जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे, और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें ताकि हम अपनी नई आने वाली वीडियोज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। थैंक यू। एग्जीबिशन टेक्सटाइल एशिया के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? क्या रिस्पॉन्स होता है एग्जीबिशन का? आप उससे सेटिस्फाई हैं एग्जीबिशन के रिस्पॉन्स से? कब आपने पार्टिसिपेट किया है? थोड़ा सा हवाले से ज़रा बताइए। ज़रूर। हम अभी तक 3 बार टेक्सटाइल एशिया में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। फ़र्स्ट टाइम हमने 2016 में पार्टिसिपेट किया था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस था उस वक्त भी। लास्ट ईयर हमने अपनी एक टर्किश कंपनी के साथ टेक्सटाइल एशिया में पार्टिसिपेट किया था, उस वक्त भी अच्छा रिस्पांस मिला था। इस बार क्योंकि फ़र्स्ट डे थोड़ी बारिश हो गई, इस वजह से रिस्पांस थोड़ा स्लो था, बट सेकंड डे ने उसको कॉम्पनसेट कर दिया और बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। आज थर्ड डे है, देखते हैं। अभी सुबह से तो अभी बहुत अच्छा जा रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, इसमें मेरी एक दो लोगों से और भी बात हुई है, उनका कहना था कि इसका रेस्पॉन्स कम होने की वजह लेक ऑफ एडवर्टाइजिंग है। आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, फेसबुक पे, दूसरी चीज़ें पर यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगी टेक्सटाइल एशिया। सिर्फ 2-4 बैनर्स लगे हुए हैं जो फोटो पे लगा दिए उन्होंने। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब इसका कितना रोल होता है जो एडवर्टाइजिंग का उस हवाले से? नहीं, एडवर्टाइज़मेंट का तो ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होता है और ये बात सही है कि एडवर्टाइज़मेंट इस बार काफ़ी कम थी, मतलब पहले जितनी होती थी। लास्ट जो हमने 2016 में फ़र्स्ट टाइम जो पार्टिसिपेट किया था, मुझे याद है उस वक्त एडवर्टाइज़मेंट काफ़ी बेहतर थी कंपेयर टू अभी। अभी डेफिनेटली और होनी चाहिए एडवर्टाइज़मेंट, और ये लोग और ऑप्शंस भी देते हैं कि हम अपने बैनर्स लगा सकते हैं स्ट्रीट्स पे, और भी काफ़ी तरीके हैं, लेकिन इस बार डेफिनेटली एडवर्टाइज़मेंट थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए थी। अच्छा सर, दूसरा जो आपने बताया है कि आपके पास मुख्तलिफ ब्रांड है, तो चाइनीज़ ब्रांड के हवाले से थोड़ा सा बताएंगे कि क्लैरिफाई करें ताकि जो आपके कस्टमर हैं उनके जहन में है कि चाइनीज़ ब्रांड जो है ड्यूरेबल नहीं होती है। तो उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अब तो आई थिंक वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरी प्रोडक्ट के अलावा चाइनीज़ को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी, हम लोग चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ तकरीबन 2015 से काम कर रहे हैं और अब आई थिंक ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है जो लोगों के दिमाग में था कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ख़राब होती है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मेरे हिसाब से मार्केट में सबसे ज़्यादा चाइनीज़ प्रोडक्ट्स ही अवेलेबल हैं और हमारा तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और हमने जितने कस्टमर्स को भी सप्लाई किया उनकी तरफ से भी कभी कोई हमें कंप्लेन नहीं आई। तो ये बिल्कुल ही एक गलत परसेप्शन है लोगों का। अच्छा, इसमें दूसरा एक मेन फैक्टर जो होता है उसमें आफ्टर सेल सर्विस होता है। तो कुछ कंपनी आफ्टर सेल सर्विस देती है, कुछ नहीं देती है, जिसकी वजह से कस्टमर परेशान होता है कि पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते या सर्विस के लिए उन्हें प्रॉब्लम होता है। तो अभी आपकी क्या सूरत हाल है इस सवाल में? नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये सिर्फ चाइना का मसला नहीं है, ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड ऐसा ही है। अब उनका भी डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का यहाँ पे मकसद यही होता है कि आफ्टर सेल सर्विस हम उनके बिहाफ पे यहाँ पे दे सकें। तो लोग यहाँ पे अपने सर से हटाने के लिए वो अपने प्रिंसिपल का नाम दे देते हैं, लेकिन हमारी ये वाली पॉलिसी नहीं है। हम जो भी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं उसकी आफ्टर सेल सर्विस हम लोग खुद से यहीं पे देते हैं, चाहे पीछे हमारा प्रिंसिपल सपोर्ट कर रहा हो या ना कर रहा हो। अच्छा, आपको सर्विस देते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा आप लोग जैसे कि इम्पोर्ट का काम है आपका, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, तो इम्पोर्ट में भी कुछ मसाइल थे, 2-4-6 महीने यूज अमाउंट की एलसी नहीं खुल रही थी, पार्शियल शिपमेंट हो रही थी। तो उस हवाले से अभी क्या सूरत हाल है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, स्पेशली लास्ट ईयर में तो बहुत प्रॉब्लम्स हुए। डॉलर भी आपको पता है स्टेबल नहीं था, तो उसमें कॉस्टिंग के भी बड़े इश्यूज़ आते थे, लेकिन अब आई थिंक काफ़ी बेहतर है, बैंक्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तो सेटिस्फाइड हैं। लेकिन अभी सुनने में अभी भी आ रहा है कि $1 लाख की भी एलसी नहीं खुल रही है, छोटे अमाउंट की खुल रही है, तो अभी ऐसे प्रॉब्लम है। और दूसरा कुछ लोगों का कहना है कि बैंक का जो है इसका डिले होता है, तो स्टेट बैंक की पॉलिसी ऐसी है, मतलब बैंक जो आपका लोकल बैंक जहाँ से आप नेगोशिएशन करवाते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं? ये तो मैं नहीं जानता ऑनेस्टली, ये बैंक्स का इंटरनल होता होगा कि स्टेट बैंक की तरफ से या बैंक खुद करता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम लोग
बड़ी वैल्यू की जो प्रोडक्ट्स हैं, जो $1 लाख या उससे ऊपर की जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हम लोग इंडेंट करवाते हैं। और हमारे कस्टमर्स तकरीबन सारे एक्सपोर्टर्स हैं, तो उनको तो कोई मसला नहीं आता पेमेंट में। बाकी हमारी जो ख़ुद की इंपोर्ट है वो $1 लाख से कम की ही होती है, मतलब वो अलग अलग पार्ट्स में होती है और $1 लाख से कम होती है वो। अच्छा सर, दूसरा आपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से भी बताया, तो अभी पाकिस्तान में जो इंपोर्ट का मसाइल अभी पैदा हुए थे, उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। अभी मैंने और भी पिछली एग्जीबिशन में की थी, तो उन्होंने कहा कि यार एक तो वो डॉलर ज़्यादा हो गया, हमारे बारे में नहीं आती वो और बहुत बढ़ गई। दूसरा ये कि इंपोर्ट की एलसी नहीं खुल रही है, तो यहाँ पे लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग कर दी। तो आप तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप तो कम्पीट कर पाएंगे जो इंपोर्ट जो प्रोडक्ट है उसको, और आपकी क्वालिटी और प्राइस उसके मुकाबले में कैसी है? बिल्कुल सही है। इसके अंदर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती है जिसमें एफिशिएंसी का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो डेफिनेटली मतलब हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। वो यूरोपियन प्रोडक्ट्स हों या इवन चाइनीज़ भी हों, तो हम एफिशिएंसीज़ में इतना ज़्यादा compete नहीं कर सकते जिन प्रोडक्ट्स में इनका जो डिपेंड करती है एफिशिएंसी पे। लेकिन क्यों, इसकी वजह ये भी है कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पाकिस्तान में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना बाहर के मुल्कों में। तो ये थोड़ा सा है इशू, लेकिन हम लोग भी काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एफिशिएंसीज़ अपनी बेहतर करते जा रहे हैं। तो इसमें आपकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बना रहे हैं आप? हम लोग लोकल मैन्युफैक्चरिंग में वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स बना रहे हैं, जो गैस के HFO के इंजन्स के साथ कनेक्ट होते हैं। उनका जो एग्जॉस्ट होता है उसको रिकवर करके स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हम लोग कंडेंसेट रिकवरी पम्प्स बनाते हैं। हम लोग बॉयलर से रिलेटेड जितनी भी ऑक्सिलरीज़ होती हैं वो सारी, जैसे इकोनोमाइज़र्स, डिएरेटर्स, डिफरेंट तरह के टैंक्स, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर फैब्रिकेट करते हैं। अच्छा, दूसरा सब लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से कुछ लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट नहीं है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग को गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे रहे, बिजली में, गैस के प्रॉब्लम देख लें आप, कितने रेट आप देख लें, उनके टैरिफ कितना बढ़ गया है। तो इस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में कैसे जब आपकी प्रोडक्ट अगर 100 रुपये की पड़ रही है और वो चाइना से 75 रुपये की मंगा रहा है, तो आपकी प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा कस्टमर? तो ये बड़ा मसला है। उस हवाले से कुछ सजेशन देना चाहेंगे? नहीं, ये तो बिल्कुल सही बात है। एनर्जी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं पाकिस्तान में, लेकिन अब सबके पास उसका ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं, तो आई डोंट थिंक ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अभी बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम्स हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ रही है, बिजली बहुत बढ़ रही है, तो ये प्रॉब्लम है। लेकिन आगे जाके अब जैसे पहले लोग गैस के बॉयलर यूज़ कर रहे थे, तो आजकल उन्होंने बायोमास पे शिफ्ट कर दिया। तो हर चीज़ का एक ऑल्टरनेट तो है, जिसकी वजह से आई थिंक लॉन्ग टर्म में हम लोग कम्पीट कर सकेंगे बाकी मुल्कों के साथ। थोड़ा सा ज़रा अपनी कंपनी के हवाले से बताइए, ज़रा बैकग्राउंड, आपको कब से एसोसिएट है, आपकी कंपनी कब से एस्टेब्लिश है, कब से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कब से कर रहे हैं? जी, हमने कंपनी 1999 में स्टार्ट की, तो तकरीबन आज आई थिंक 25 साल हो गए हमें। मेरे दादा ने स्टार्ट की थी कंपनी, मैं 3rd जनरेशन हूँ कंपनी के अंदर, और हमने स्टार्ट किया था बॉयलर्स इंपोर्ट करने से। हम लोग यूज़ बॉयलर्स पहले इंपोर्ट करते थे, फिर हमने 2007 में अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की यहाँ पे। हम लोग गैस फायर्ड बॉयलर, हम लोग वेस्ट हीट रिकवरी बॉयलर्स और बॉयलर से रिलेटेड जितनी भी ऑक्सिलरीज होती हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते थे। और अभी रिसेंटली 2017 में हमने अपना ट्रेडिंग बिज़नेस भी स्टार्ट किया है, जिसमें हमारे पास एजेंसीज़ हैं बाहर की कुछ कंपनीज़ की, और उनको हम वहाँ यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में। कुछ सेक्शन देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे मैं अपने फैन के थ्रू, एग्जीबिशन के हवाले से, कुछ प्रोडक्ट के हवाले से? कुछ कस्टमर होते हैं जिनका बजट थोड़ा सा रिड्यूस होता है, तो वो ज़रा सब स्टैंडर्ड चीज़ की तरफ चले जाते हैं, उस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे, या इसको टेक्सटाइल एशिया को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए कुछ सेक्शन देना चाहेंगे? नहीं, जैसे हमारी बात हुई बीच में कि टेक्सटाइल एशिया में एडवर्टाइजमेंट इंप्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा एक और बात हमने की कि ये लोगों का परसेप्शन है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं होती, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से लोगों को ये सोच चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना जिन प्राइसेस पे प्रोडक्ट्स अपनी दे रहा है, वो कोई और दुनिया में कोई और प्रोडक्ट नहीं, कोई और मुल्क नहीं दे सकता, और उनकी क्वालिटी भी अप टू द मार्क होती है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की। तो ये मैं कहूँगा।